हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं हम दोनों के प्यारे से बैच में जिसका नाम है प्रयास 2.0। तो देखो यार दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीएच ऑफ सॉल्यूशन खत्म किया था। ऑल टाइप मतलब जितने टाइप के भी एसिड हो सकते थे, जितने टाइप के भी बेस हो सकते थे, उनके जितने टाइप के भी मिक्सचर हो सकते थे, उन सभी का पीएच निकालने का कॉन्सेप्ट सीखा था। उन सभी का पीएच निकालने का कॉन्सेप्ट सीखा था, है ना। मतलब कल हम लोगों ने जो किए थे वो सब रेयर केस थे कि दो वीक एसिड के पीएच निकालने का क्या आएगा, एक वीक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो पीएच कैसे निकालेंगे। ये सब रेयर केस में पूछे जाते हैं, मगर पूछे जा सकते हैं एडवांस में, तो उनको उसी तरह से अच्छे से रिवाइज करके याद रखिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज बच्चों हम लोग निकालेंगे सॉल्ट का पीएच। यदि कोई सॉल्ट है और उसका इक्वल सॉल्यूशन है तो उसका पीएच कैसे निकालते, यदि कोई सॉल्ट है और उसका इक्वल सॉल्यूशन है तो उसका पीएच कैसे निकालते हैं। तो गौर से बातों को समझिए, ठीक है, गौर से बातों को समझिए। चलिए स्टार्ट करेंगे आज हम लोग, ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में सबसे पहले डिस्कस करना चाहेंगे हम लोग सॉल्ट क्या होता है। तो क्या कोई बच्चा सॉल्ट के बारे में बता सकता है? हाँ भाई, क्या कोई बच्चा सॉल्ट के बारे में बता सकता है कि सॉल्ट क्या होता है? तो गौर से समझो सॉल्ट क्या होता है। जब यार एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो दोस्त सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो दोस्त क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर बनता है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है। अब कितने टाइप का सॉल्ट हो सकता है? इन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट क्लासिफाइड इन 4 टाइप। सॉल्ट के नेचर के बेसिस पर सॉल्ट को 4 तरह से डिफाइन किया गया है। एक, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, जैसे HCl और NaOH आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? NaCl प्लस वाटर। अब ये जो सॉल्ट बना है ये किससे आया है? आप चेक करो, ये आया है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से। तो इसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट कहेंगे। दूसरा, तीसरा और चौथा। देखिए दूसरा क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट। एसिड हमारा क्या हो? स्ट्रॉन्ग हो, बेस हमारा क्या हो? वीक हो। ऐसा कब हुआ? जैसे NH4Cl प्लस वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट, ये किससे मिलके आया है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की रिएक्शन से बना है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट। इसी तरह वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, वीक एसिड एसिटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस KOH। तो क्या बना? पोटेशियम एसीटेट। ये क्या है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। इसी तरह बच्चों वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट, जब दोनों ही वीक हों, तो जैसे एसिटिक एसिड और NH4OH दोनों ही वीक हैं, तो क्या आया? अमोनियम एसीटेट प्लस वाटर। तो आप चेक कर रहे हो कि जितने भी सॉल्ट बन रहे हैं वो अलग अलग कैटेगरी के हैं। अब एसिड 2 तरह का हो सकता है, या तो वीक या स्ट्रॉन्ग। बेस 2 तरह का हो सकता है, या तो वीक या स्ट्रॉन्ग। अब मैथ के हिसाब से कितनी पॉसिबिलिटी बनी है?
स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग वीक, वीक स्ट्रॉन्ग और वीक वीक, 4 तरह की पॉसिबिलिटी बनी। तो 4 तरह के सॉल्ट होते हैं। जैसे इसको हम सॉल्ट कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, इसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट, इसको हम कहेंगे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, इसको हम कहेंगे वीक बेस और वीक एसिड का सॉल्ट। तो पहली बात क्या आई, सॉल्ट क्या होते हैं, एसिड बेस की रिएक्शन से बनते हैं। कितने तरह के सॉल्ट होते हैं, 4 तरह के। अब बात आती, क्या हम देख के बता सकते हैं कि वो सॉल्ट किस कैटेगरी का है? क्या हम देख के बता सकते हैं कि वो सॉल्ट किस कैटेगरी का है? तो उसके लिए आपको CSD देता हूं कि देख के कैसे पता लगे कि वो सॉल्ट किस कैटेगरी का है। तो जरा मेरे दोस्त CSD नंबर बताओ कि CSD नंबर क्या है। 15-16 चल रहा था, आई थिंक 15-16 नंबर का CSD चल रहा था। CSD नंबर बताओ। तो CSD नंबर 15 कर देता हूं। आप अपने हिसाब से नंबर डालते जाइएगा, ठीक है बच्चों? आप जो नोटबुक बनाते हो उसके हिसाब से नंबर डालते जाइएगा। हाँ, तो मैं CSD नंबर 15 डालता हूं। अब देखो CSD नंबर 15 क्या है, गौर सुनिए। देखो सॉल्ट के पास क्या होता है, सॉल्ट के पास क्या होता है, 2 चीजें होती हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। एक क्या होता है, कैटायन, और एक क्या होता है, एनायन। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा सॉल्ट किस कैटेगरी का है? तो उसके लिए क्या किया करो, कैटायन को, भाई कैटायन क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या लेगा, निगेटिव चार्ज। तो वाटर का निगेटिव चार्ज इसको दे दिया करो, मतलब कैटायन को OH आयन दे दो, उससे क्या आएगा, बेस आ जाएगा। और एनायन निगेटिव होता है तो वो क्या लेगा, प्लस, उससे क्या आएगा, एसिड। बस आपको पता चल जाएगा क्या हुआ। फिर समझो, कोई सॉल्ट है तो सॉल्ट में 2 पार्ट होंगे, एक कैटायन होगा एक एनायन होगा। कैटायन है तो प्लस है, तो प्लस को माइनस दे दो, मतलब OH आयन दे दो, तो उससे क्या निकल आता है, बेस पता चल जाता है। और एनायन क्या है, निगेटिव, तो निगेटिव क्या लेगा, पॉजिटिव लेगा यार, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो वो प्लस लेगा। प्लस लेने से क्या मिल जाता है, एसिड। प्लस लेने से क्या मिल जाता है, एसिड। बस इस तरह से आप आसानी से पता लगा सकते हो कि वो सॉल्ट किस कैटेगरी का है। तो बच्चों ने कहा सर एग्जाम्पल, तो मैंने कहा देखो एग्जाम्पल, तो और से देखिएगा। जैसे किसी ने कहा भाई NaCl है, किस कैटेगरी का है? तो बताओ इसमें सॉल्ट कैसा है, कैटायन कौन है, सोडियम, एनायन कौन है, Cl। अब प्लस को क्या दोगे, माइनस, तो वाटर का OH आयन दे दो। तो जब इसको OH आयन दे दोगे तो ये क्या हो गया, NaOH। अब NaOH कैसा बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। एनायन को क्या दोगे, H आयन, तो ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसका मतलब ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी का है। ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी का है। पकड़ पा रहे हो ना? इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, यदि ये चीज नहीं पकड़ पाओगे तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा, इसलिए पहले इसको करना सीख लो। मैं आपको और एग्जांपल देता हूं जैसे आप अच्छे से सीख सके। ये देखो सोडियम एसीटेट, बताओ ये किस कैटेगरी का सॉल्ट है? तो क्या करोगे, कैटायन को OH आयन दे दोगे और एनायन को H आयन। तो कैटायन कौन है, कैटायन कौन है, ये, इसको OH आयन दे दिया। एनायन कौन है, ये, इसको H आयन दे दिया। तो ये क्या आ गया, स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या आ गया, वीक एसिड। इसका मतलब ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी का सॉल्ट है। ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी का सॉल्ट है। ये देखो ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी का सॉल्ट है। ऐसे पहचानना है। तो बच्चों ने कहा सर हम पहचान लेंगे, तो मैंने कहा जरा इसको पहचान के बताओ। जब बहुत पहचान लेंगे कह रहे हो, इतने 30 मार्क हाँ बन रहे हो, बताओ
किस कैटेगरी का सॉल्ट है? एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन लिखा है, एनिलीनियम क्लोराइड। तो रूल वही है, रूल में कोई चेंजेस नहीं है, रूल में कोई चेंजेस नहीं है। कैटायन को क्या दे दो? OH आयन। तो ये देखो ये बन गया। और एनायन को क्या दे दोगे? H आयन। तो ये क्या आ गया? स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये क्या आ गया? वीक बेस। कोई भी ऑर्गेनिक एमीन वीक बेस होते हैं, या अमोनिया के डेरिवेटिव वीक बेस होते हैं। अमोनिया है ना, ये अमोनियम आयनी तो लिखा है, उसकी एक बैलेंसी को हटाकर बेंजीन लगा दिया गया है। ये अमोनियम आयनी तो लिखा है, उसकी एक बैलेंसी को हटाकर बेंजीन लगा दिया गया है। तो जितने भी अमोनिया डेरिवेटिव होते हैं या जितने भी ऑर्गेनिक एमीन होते हैं वो सब वीक बेस होते हैं। तो देखो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की कैटेगरी का सॉल्ट है ये देखो ऐसे। आपको वो ऐसे भी फंसा सकते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन दिया, सेलेक्ट, अच्छे से करिएगा, सेलेक्ट वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट इन गिवन एग्जाम्पल। ऑप्शन NaCl, ऑप्शन, ठीक है आपको बताना है, बेंजोइक पोटेशियम बेंजोएट, ऑप्शन ये देखिए Na2SO4, ऑप्शन ऑल। अब बताओ सेलेक्ट वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। बताओ दोस्त, जल्दी से सभी बच्चे आंसर बताएं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर बताएं। क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? बताओ। क्या होगा आंसर? बताइए बच्चों, आंसर बताओ बेटा, क्या होगा? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट चाहिए। तो देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया है, कैटायन को OH दे दो, एनायन को H दे दो। तो ये तो दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हो गए, ये तो गलत हो गया। कैटायन को OH दे दो, H आयन को एनायन को H दे दो। तो देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस और ये वीक एसिड। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो सब वीक होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो सब वीक एसिड होते हैं, चाहे वो फार्मिक एसिड हो, एस्टिक एसिड हो, बेंजोइक एसिड हो, ऑक्जेलिक एसिड हो। ऑल ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीक एसिड। ये देखो, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो ये तो आंसर हो गया। अब इसको ले लो, कैटायन को क्या दे दोगे? OH, एनायन को क्या दे दोगे? H। तो यार ये तो दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए है, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या है? बी। तो इसका मतलब मेरे दोस्त आप कैटेगरी निकालना सीख गए, कैटेगरी निकालना सीख गए ना। आप ये तो पता कर लोगे ना कि कौन सा सॉल्ट किस कैटेगरी का है, कौन सा सॉल्ट किस कैटेगरी का है, ये तो पता कर लोगे। कंफर्म? बच्चों ने कहा यस सर। तो मैंने कहा जरा ये बताओ, यदि इतना ही कंफर्म हो तो जरा इसके बारे में बताइए और आंसर दीजिएगा, ये किस कैटेगरी का सॉल्ट है? बताओ क्या करोगे? कैटायन को कैटायन को क्या करोगे? OH,
एनायन को क्या करोगे, H, भाई ये प्लस है ये माइनस है, तो ये कैसा है स्ट्रॉन्ग बेस, ये कैसा है वीक एसिड, HCN ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, तो ऑर्गेनिक एसिड है वीक एसिड होगा, तो ये किस कैटेगरी का सॉल्ट है, तो यार ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड कैटेगरी का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड कैटेगरी का सॉल्ट है। ये देखो बच्चों ने कहा सर कर लेंगे, तो मैंने कहा आगे आ जाओ। हाइड्रोलिसिस किसको कहते हैं, हाइड्रोलिसिस किसको कहते हैं, देखो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है, पहला पॉइंट रिएक्शन विद वाटर, पहला पॉइंट तो ये है, मगर ड्यूरिंग रिएक्शन, ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस OH बॉन्ड ब्रेक। हाइड्रोलिसिस वो रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन में वाटर के H और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, यदि बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है तो वो हाइड्रोलिसिस नहीं है। ड्यूरिंग रिएक्शन H और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो गौर सुनिएगा, एक रिएक्शन मैंने ये लिखी, आप बताइएगा इसमें हाइड्रोलिसिस कौन सी है, एक रिएक्शन मैंने ये लिखी, अब इसमें हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कौन सी है बताओ, तो आप देखो इस रिएक्शन में H और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इसको H मिला है और OH रिलीज हुआ है, इसमें वाटर के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, देखो वाटर तो ऐसा ही है, ये चीज लिखी है, इसका मतलब ये है, ये जो आप इक्वस लिखते हो ना वो यही चीज है कि बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल उसके चारों ओर आ गए, इस प्रोसेस को बोला जाएगा हाइड्रोलिसिस। क्यों, क्योंकि इसमें H और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये एक केमिकल प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस है, इसमें केमिकल रिएक्शन हुई है, और ये है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर उसके चारों ओर एक्युमुलेट होते हैं, और ये कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, इसमें मॉलिक्यूल का नेचर थोड़ी चेंज हुआ है, अभी भी एसीटेट आयन है, अभी भी एसीटेट आयन है। तो गौर समझ पाए, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, जब H और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो, जैसे देखो इस रिएक्शन में ब्रेक हुआ है, ये देखो इसमें नहीं ब्रेक हुआ है, देखो वाटर का वाटर लगा हुआ है, तो ये हाइड्रेशन है और ये हाइड्रोलिसिस है, ये हाइड्रेशन है और ये हाइड्रोलिसिस है। और दोस्त हमें पढ़ना है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, मतलब सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करनी है, तो हमें क्या पढ़ना है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब हम लोग सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो जब आप दोस्त सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करते हो तो देखो जरा क्या होता है, क्या होता है गौर समझिए, सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस किस तरह से होती है, इस बात को जरा आप समझिएगा कि हम सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस किस तरह से करेंगे, ठीक है ना, उसको जरा देखो कि सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस हम लोग किस तरह से करेंगे। ध्यान दीजिए, आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्या, CHD नंबर 16 only weak acid and weak base conjugate ion
participate in hydrolysis process. वीक एसिड वीक बेस के कॉन्जुगेट आयन की सिर्फ हाइड्रोलिसिस होती है। क्यों? अभी बताऊंगा। वीक एसिड वीक बेस के कॉन्जुगेट आयन की हाइड्रोलिसिस होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस conjugate ion does not hydrolyze, does not hydrolyze. स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉन्जुगेट आयन की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। वो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो बच्चों ने कहा सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा जरा गौर समझो इसका मतलब क्या है। सबसे पहले दिमाग में एक बात बैठा लो, क्या किसकी हाइड्रोलिसिस करोगे? दिमाग में एक बात बैठा लो, क्या किसकी हाइड्रोलिसिस करोगे? ऑलवेज 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 किसकी करोगे? वीक एसिड के कॉन्जुगेट आयन, वीक बेस के कॉन्जुगेट आयन की। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉन्जुगेट आयन हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो किसी ने कहा क्यों नहीं करते हैं? तो मैंने कहा देखो क्यों नहीं करते हैं। देखो ये हमारा एसीटेट आयन है। एसीटेट आयन क्या है? ये है कॉन्जुगेट आयन ऑफ वीक एसिड। अब मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस करी तो भाई हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? इसको क्या मिलेगा? माइनस है तो प्लस मिलेगा। तो वाटर का क्या मिल जाएगा? इसको वाटर का प्रोटॉन मिल जाएगा और OH आयन रिलीज हो गया। अब ये क्या है? ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब वीक एसिड। और ये फर्दर है ना, फीबली आयोनाइज मतलब वेरी पुअर आयोनाइज। तो गौर समझो, जो वीक एसिड का कॉन्जुगेट आयन है वो जब हाइड्रोलिसिस करके वीक एसिड बनाता है तो ये फर्दर आयोनाइज नहीं होता है। तो देखो तुमको एक केमिकल रिएक्शन मिली, अभी कंटेनर में सिर्फ एसीटेट आयन था। रिएक्शन के बाद कंटेनर में एसिटिक एसिड भी है और कंटेनर में एसीटेट आयन भी है। रिएक्शन के बाद कंटेनर में एसिटिक एसिड भी है, कंटेनर में एसीटेट आयन भी है। देखो इक्विलिब्रियम लगा हुआ है, ये देखो है। तो हमने क्या किए? सिर्फ एसीटेट आयन डाले थे, मगर आफ्टर 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट मैंने देखा उसमें एसीटेट आयन भी है, एसिटिक एसिड भी है। इसका मतलब एक केमिकल रिएक्शन हुई। और उस केमिकल रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस क्यों बोला? क्योंकि उसमें वाटर के H और OH आयन ब्रेक हुए। ये देखो बच्चों ने कहा ठीक है। और ये वीक एसिड है। अब आप इसको ले लो, ये क्या है? कॉन्जुगेट आयन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हमने इसकी हाइड्रोलिसिस कराई तो ये क्या करेगा? HCl बनाएगा, वाटर बनाएगा, सॉरी OH आयन बनाएगा। देखो भाई निगेटिव है तो प्रोटॉन ले लेगा। अब आप चेक करो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड आया है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये क्या होगा? फर्दर 100% आयोनाइज होगा। और जब ये फर्दर 100% आयोनाइज होगा तो क्या होगा? जब ये फर्दर 100% आयोनाइज होगा तो क्या होगा? फिर से ये Cl आयन और H आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये H आयन इस OH आयन से फिर रिएक्शन करके वाटर बना देंगे। तो अब बताओ जरा,
हमने Cl आयन डाले 10, उन्होंने वाटर से रिएक्शन करके 10 HCl बनाए और वो फर्दर ब्रेक हो गए, तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा? Cl आयन मिलेगा। HCl मिलेगा नहीं। Cl आयन डाले थे, Cl आयन मिल रहा है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोलिसिस हुई है? हम तो यही कहेंगे ना कि हाइड्रोलिसिस नहीं हुई है। समझो, मेरे पास 10 रुपए थे, ठीक, अब मैंने 5 रुपए किसी को दिए, उसी से 5 रुपए मुझे मिल गए, और जब कोई दूसरा चेक करने आया कि यार सर के पास तो अभी भी 10 रुपए है, तो वो कहेगा नहीं, कोई लेन देन नहीं हुआ है। क्यों? 5 रुपए दिए भी और 5 रुपए मिल भी गए, तो उसको तो कोई लेन देन नहीं समझ में आएगा ना, है? और मेरे में कोई चेंज भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जितने पैसे थे उतने ही हैं। तो वही यहाँ है, Cl आयन जो है यदि हाइड्रोलिसिस करता भी है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो फर्दर 100% आयोनाइज हो जाएगा, तो फिर से Cl आयन आ जाएगा। तो यार कंटेनर में जो आयन डाले थे वही आयन है, तो कैसे पता चला कि रिएक्शन हुई है? तो इसी वजह से कहे जाते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉन्जुगेट आयन हाइड्रोलिसिस नहीं करते, क्योंकि जो उनको डालो उसी तरह से नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि जो बना वो 100% आयोनाइज हो जाता है, जो बनेगा वो 100% आयोनाइज हो जाएगा। मगर यहां पर ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि जो बनता है वो वीक एसिड है, जो बनता है वो वीक बेस है, तो फर्दर 100% आयोनाइज होगा ही नहीं, तो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हमें पता चला कि रिएक्शन हुई। क्यों? हमने एसीटेट आयन डाला और साथ में एसिटिक एसिड भी दिख रहा है, इसका मतलब रिएक्शन हुई है। हमने यहाँ Cl आयन डाला और सिर्फ Cl ही आयन दिख रहा है, तो हम कैसे कहेंगे कि रिएक्शन हुई? तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, हमें हाइड्रोलिसिस किसकी लिखनी है? वीक एसिड वीक बेस के कॉन्जुगेट आयन की, और वो इक्विलिब्रियम पे रहता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉन्जुगेट आयन की हाइड्रोलिसिस नहीं लिखनी है, क्योंकि वो हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है? बच्चों ने कहा नहीं सर ऐसे ठीक नहीं है, तो मैंने कहा चलो कुछ एग्जाम्पल करते हैं, आपको बताना है किसकी हाइड्रोलिसिस होगी और किसकी नहीं होगी। ठीक है? बताओ किसकी हाइड्रोलिसिस होगी किसकी नहीं होगी, आप बताओगे। NH4Cl एक कैटायन है एक एनायन है, बताओ दोनों आयन की हाइड्रोलिसिस करनी है कि किसी एक आयन की हाइड्रोलिसिस करनी है? बताओ दोनों आयन की हाइड्रोलिसिस करनी है कि किसी एक आयन की करनी है? बताओ भाई, ओए बताओ ना, दोनों आयन की हाइड्रोलिसिस करनी है कि किसी एक आयन की हाइड्रोलिसिस करनी है? अरे बोलो, अरे बोलो भी बेटा। तो आप क्या करोगे? पहले ये चेक करोगे ये है कौन, ये कौन है। यदि ये वीक बेस का कॉन्जुगेट आयन है तो इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, और यदि ये स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट आयन है तो इसकी नहीं होगी। तो इसके लिए क्या करो, इसके लिए तुम पहले कैटेगरी पकड़ा करो कि ये कैटेगरी है, किस कैटेगरी का सॉल्ट है। तो यार कैटायन को क्या दिया? OH आयन, और निगेटिव आयन को क्या दिया? H आयन। ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, इसका मतलब Cl आयन की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, अमोनियम आयन की होगी। क्यों? क्योंकि वो वीक बेस का कॉन्जुगेट आयन है। तो बस हमने हाइड्रोलिसिस करा दी, बस हमने हाइड्रोलिसिस करा दी। ये देखो ऐसे। तो यदि NH4Cl को पानी में डालोगे तो ये रिएक्शन हो रही होगी, Cl आयन कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट आयन है। बच्चों ने कहा सर एक और दो, मैंने कहा पक्का? बच्चों ने कहा यस एक और दीजिए, एक, सिर्फ एक। मैंने कहा लो भाई इसको चेक करके बताओ कि क्या होगा। ठीक है, ये देखो, अब यहां पर थोड़ा सा तुम्हारी समझदारी भी लगेगी। क्यों? तुम्हें पता होना चाहिए कौन से एसिड वीक एसिड होते हैं। यदि मान लो पहचान ही नहीं पाओगे तो हाइड्रोलिसिस क्या करोगे, है ना? तो इसका भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है आपके लिए। देखिए हाँ मैंने ये दिया, मैंने कहा बताओ पोटेशियम बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट में हाइड्रोलिसिस होगी
कि नहीं होगी, और होगी तो किसकी होगी, और होगी तो किसकी होगी। तो आप पहले इसकी कैटेगरी निकालो। एनायन को क्या दोगे, प्रोटॉन, कैटायन को क्या दोगे, OH आयन। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब पोटेशियम आयन की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। और ये क्या है, वीक एसिड है, इसका मतलब एसीटेट आयन की हाइड्रोलिसिस होगी। और जब एसीटेट आयन की हाइड्रोलिसिस होगी तो रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन ऐसे होगी, ये प्रोटॉन लेगा और OH आयन रिलीज कर देगा ऐसे। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोलिसिस किसकी करनी है, वीक एसिड वीक बेस के कॉन्जुगेट आयन की करनी है, वीक एसिड वीक बेस के कॉन्जुगेट आयन की करनी है। बच्चों ने कहा सर हम कर लेंगे, आप परेशान ना हो। मैंने कहा बताओ, इसमें बताओ हाइड्रोलिसिस होगी। बच्चों ने कहा सर चेक करते हैं, सोडियम को क्या दोगे, OH, Cl को क्या दोगे, H। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ना तो सोडियम आयन की हाइड्रोलिसिस होगी, ना Cl आयन की हाइड्रोलिसिस होगी, किसी की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। क्यों, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉन्जुगेट आयन है, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉन्जुगेट आयन की हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। तो इसमें से किसी की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, इसमें से किसी की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, देख लो, किसी की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। बच्चों ने कहा सर ये बात समझ गए। तो मैंने कहा जब ये बात समझ गए हो तो अब पीएच निकालते हैं। अब भाई ये सॉल्यूशन जो बनेगा इसका पीएच भी तो निकालना पड़ेगा। तो मैंने हेडिंग डाली पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसका पीएच निकालते हैं, ठीक है, अब पीएच निकालते हैं। अब देखो किस तरह से पीएच निकाला जाता है। देखो बच्चों ये एक सॉल्ट है, ये देखिए हमने इसमें एक सॉल्ट डाला, कैसा सॉल्ट डाला, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, मतलब सोडियम एसीटेट डाल दिया। इसका कंसंट्रेशन C मोलर है और Ka एस्टिक एसिड का आपको दिया है, एस्टिक एसिड का Ka गिवन है। अब हमें पीएच निकालना है। हमें क्या है, कितनी चीजें दी गई हैं, देख लो हमें कितनी चीजें दी गई हैं। उन्होंने कहा कि एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, उसमें मॉलिक्यूल कौन डाला है, सोडियम एसीटेट, C मोलर सोडियम एसीटेट डाला गया है और Ka ऑफ एस्टिक एसिड गिवन है। अब वो पीएच पूछ रहा है। तो अब हम एक एक करके चीजों को करते हैं और तुम्हें यह पता चलेगा कि इसका पीएच निकाला कैसे जाता है। गौर समझिए, जब आप इस कंटेनर में सोडियम एसीटेट डालोगे तो यहां पर केमिकल रिएक्शन भी होंगी, यहां पर केमिकल रिएक्शन भी होंगी। क्यों, क्योंकि वाटर हमारा सॉल्वेंट है और आप वाटर में किसी सॉल्ट को डालते हो तो वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन परफॉर्म करता है। तो आपने देखा कि जैसे ही वाटर को मैंने इसमें डाला तो क्या होगा, सोडियम एसीटेट पहले ऐसे ब्रेक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सॉल्ट है, सॉल्ट है तो पानी में गया ऐसे ब्रेक हो गया। ये देखो अब इसमें से कौन सा आयन हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा, सोडियम आयन नहीं करेगा। क्यों, कैटायन को OH आयन दो, NaOH, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट आयन हाइड्रोलिसिस नहीं करता है। और इसको H आयन दो तो क्या हुआ, एस्टिक एसिड, और एस्टिक एसिड वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट आयन हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा। तो पहले ये ब्रेक होगा, देन एसीटेट आयन फर्दर वाटर से रिएक्शन कर जाएगा और वाटर से रिएक्शन करके इस तरह से बना लेगा।
इसका मतलब सॉल्यूशन बेसिक है। क्यों? OH आयन जनरेट हो रहे हैं, OH आयन जनरेट हो रहे हैं, तो इसका POH निकलेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस है, तो ये सॉल्यूशन बेसिक है भाई। ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, इसका मतलब बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्यूशन बेसिक है। और ये देखो सॉल्यूशन बेसिक है, आ भी रहा है, आ भी रहा है। अब करो इसका कंसंट्रेशन C मोलर, तो बच्चों ने कहा इसका कैसे C? यार इसका C है तो इसका भी C होगा, इसका भी C होगा। क्यों? 100% आयोनाइज है ना, ये तो सॉल्ट है। मगर ये 100% नहीं हो रहा है। क्यों? एसिटिक एसिड बनना है और एसिटिक एसिड फिर डिसोसिएट भी हो रहा है पार्सली, तो फिर कुछ एसिटेट आयन आएगा, तो उसमें इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है। तो C 0 0 T इक्वल टू 0 पे। अब C 1 माइनस अल्फा, C अल्फा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। क्लियर? बच्चों ने कहा क्लियर। अब जरा देखो यार बच्चों, यहां के अल्फा का नॉमेनक्लेचर कर दिया जाता है, मतलब एक नया नाम रख दिया जाता है। जैसे आप अपने घर में हो तो आपकी मम्मी आपको प्यार से, है ना, गोलू मोलू बुला रही हैं। आप अपने नाना जी के यहाँ चले गए तो नाना जी आपको प्यार से टिंकू पिंकू बुला रहे हैं। आप अपने दादाजी के यहाँ चले गए, दादाजी प्यार से चिंटू पिंटू बुला रहे हैं। तो उसी बच्चे के बेचारे 3 नाम है, और जब वो स्कूल में जाता है तो उसका नाम हो जाता है क्या? अभिनव, सर्वेश, लव, कुश, इस तरह के कुछ नाम हो जाते हैं। तो वही हाल यहां पर है, वही अल्फा है, वही अल्फा है, मगर अब स्पेसिफिक रिएक्शन हो रही है। और वो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या है? वो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ आयंस, हाइड्रोलिसिस ऑफ कॉन्जुगेट आयन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो इसी वजह से इस अल्फा को यहां बोल दिया जाता है H, और H का मतलब नाम दे दिया जाता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। और ये अल्फा ही है, बस नॉमेनक्लेचर है। जैसे आपने अभी पीछे पढ़ा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नॉमेनक्लेचर कर दिया गया, Ka, Kb, और ये सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, Kw, ये सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। उसी तरह अल्फा को भी कर दिया गया। स्पेसिफिक रिएक्शन है तो उस अल्फा को इन्होंने H दे दिया। आप इसको अल्फा ही मान के चलो, बिल्कुल अल्फा मानो, और बस नाम क्या दे दिया? H, और कह दिया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो यार यहां पर आप क्या करो, अल्फा की जगह HS लिख दो, नहीं तो वो बुरा मान जाएंगे, वो बुरा मान जाएंगे। तो हम लोगों ने कहा भाई ठीक है, तुम बुरा मत मानो, हम HS लिख देंगे। यार ऐसी क्या बात है, हम HH लिख देंगे, बुरा मत मानो, ऐसी क्या बात है। अब यार दोस्त, यदि हमें pH निकालना है तो OH आयन मिल जाए। यदि OH आयन की वैल्यू आ गई तो हम POH निकाल लेंगे, और POH निकाल लेंगे तो फिर pH भी आ जाएगा। अब हमें अल्फा चाहिए, मतलब H चाहिए। C तो हमें दिया ही है, किसी तरह से H की वैल्यू मिल जाए। H की वैल्यू मिल जाएगी तो बस OH आयन कंसंट्रेशन मिल गया, OH आयन कंसंट्रेशन मिल गया तो pH मिल गया। खेल खत्म। तो चलो कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अब यार ये देखो एक इक्विलिब्रियम है ना, ये एक इक्विलिब्रियम है, तो यहां पर भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। तो यहां पर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो। तो जब आप इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तो क्या आएगा? ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, ये देखो। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां पर इस इक्विलिब्रियम का भी नॉमेनक्लेचर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक रिएक्शन क्या है कि आयन की हाइड्रोलिसिस हो रही है।
इसी वजह से इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नॉमेनक्लेचर करके हम इसको कह देते हैं KH, और ये लिख दिया जाता है ऐसे। और इसको अब कह देते हैं इसको क्या कह देते हो, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, और ये भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इसका मतलब ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि ये भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, सिर्फ आंखों का धोखा है परेशान करने का। नॉमेनक्लेचर कर दिया है, स्पेसिफिक रिएक्शन है तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम KH कह देते हैं, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम KH कह देते हैं। तो बच्चों ने कहा ठीक है सर आगे, मैंने कहा और कर लेते हैं। अब इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो कैसे निकालोगे, आप एक क्वेश्चन का बस आंसर देना। देखो एक रिएक्शन ये हो रही है, जो एसिटिक एसिड बनना है वो फर्दर आयोनाइज हो रहा है। भाई जो बनेगा वो आयोनाइज तो होगा ही, है कि नहीं? ये देखो, और एसीटेट आयन जो है वो हाइड्रोलिसिस कर रहा है ऐसे। अब इन दोनों रिएक्शन को पहचानो तो आप तुरंत पकड़ ले जाओगे कि इसको क्या करना चाहिए। इसको क्या है कहोगे भाई, इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कहते हैं, KH। ये देखो, ये देखो, यही रिएक्शन तो लिखी है। इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कहते हैं, KH। अब दोस्त इसको देख के बताओ, दोस्त इसको देख के बताओ, यदि याददाश्त सही है तो सबसे पहली क्लास में यही पढ़ाया है, याददाश्त सही है तो वीक एसिड का Ka उसके कांजुगेट आयन का Kb का मल्टीप्लाई Kw के बराबर होता है। चेक करो, ये वीक एसिड का Ka है और ये देखो उसका कांजुगेट आयन है। वीक एसिड का Ka और उसके कांजुगेट आयन का Kb, ये Kb है जिसको यहां नाम दिया गया है KH, का मल्टीप्लाई Kw के बराबर होता है। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई Kw के बराबर होगा। इसका मतलब ये है। और यदि ये बात किसी को समझने में दिक्कत आ रही हो तो मैं ये बता देता हूं, इन दोनों रिएक्शन की हेल्प से इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ। यदि मान लो किसी को ये बात समझने में दिक्कत आ रही है तो छोड़ो यार, इन दोनों रिएक्शन की हेल्प से इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ, क्या होगा, क्या करोगे। केमिकल इक्विलिब्रियम, भाई या तो तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि वीक एसिड का Ka और उसके कांजुगेट एसिड का Kb का मल्टीप्लाई Kw के बराबर होता है। कांजुगेट एसिड के Kb को यहाँ KH कहा गया है, तो ये आ गया। मान लो ये कोई नहीं समझ पाता है तो कोई बात नहीं, मेरे पास हजारों तरीके हैं। ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, और इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन का Kw पूछा जा रहा है, तो क्या करोगे, इक्वेशन को मैथ की तरह सॉल्व करना है। तो तुम दोनों को जोड़ दोगे, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, तो 1 + 2। तो जब 1 + 2 करोगे तो देखो एसीटेट आयन से एसीटेट आयन कैंसिल हो गया, एसिटिक एसिड से एसिटिक एसिड कैंसिल हो गया, यही रिएक्शन तो बची है। अब जब रिएक्शन जोड़ते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इक्विलिब्रियम का रूल लगता है। रिएक्शन जोड़ते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस में चले जाते हैं, मल्टीप्लाई में। लो यार बात वही आ रही है। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka × KH होगा, और हम जानते हैं कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kw होता है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहां से क्या है, KH की वैल्यू निकल आती है Kw/Ka। ये देखो यहां से क्या होता है, KH की वैल्यू निकल आती है Kw/Ka। यदि Kw दिया है, सॉरी Kw तो हमेशा ही नोन होता है, और Ka ऑफ वीक एसिड दिया है तो KH अपने आप निकल आएगा। Kw दिया है
Ka ऑफ वीक एसिड दिया है तो KH अपने आप निकल आएगा। ठीक, अच्छा अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एच आयन, H की वैल्यू। यदि H की वैल्यू आ जाएगी तो OH आयन कंसंट्रेशन आ जाएगा, POH आ जाएगा। तो देखो यदि ये क्वेश्चन आता है तो कितना बड़ा है। अब हम इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाओ। तो देखो दोस्त क्या क्या आया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को और आगे बढ़ाते हैं। तो हमने लिखा कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन और कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन। वाटर के कंसंट्रेशन को छोड़ दिया, क्यों? प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में नहीं लिखा जाता, ध्यान है, प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में नहीं लिखा जाता। और ये प्योर लिक्विड है, सॉल्वेंट है, प्योर लिक्विड है, सॉल्वेंट है भाई, प्रोडक्ट नहीं है, सॉल्वेंट है। तो अब इनकी वैल्यू डालो, इनकी वैल्यू क्या क्या है, सी अल्फा मतलब CH CH C1 माइनस H। तो हमने वैल्यू डाल दी CH CH C1 माइनस H। जैसे वहां करते थे डिट्टो वही है। तो जैसे वहां KH इक्वल टू आ गया CH स्क्वायर 1 माइनस H। वहां पर हम लोग क्या करते थे, अल्फा को चेक करते थे, ध्यान है। यहां पर हम हमेशा निगलेक्ट मानते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर पहले से ही एसीटेट आयन पड़े हैं सोडियम एसीटेट के फॉर्म में। तो यहां पर हम मोस्टली ये मान के चलते हैं कि 1 माइनस H अप्रोक्सीमेट 1, बिकॉज 1 जो है H से बहुत बड़ा है। तो उसी तरह से यहां पर ये आ गया, जैसे वहां अल्फा था वहां ये देखो। तो H का फार्मूला आ गया अंडर रूट KH अपॉन C। ये देखो हमारा क्या आ गया, H आ गया। जैसे वहां डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो यहां पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। इसका एक और फार्मूला तुम बना सकते हो, क्यों? KH की वैल्यू डाल के। KH की वैल्यू क्या होती है, ये। तो इसका एक फार्मूला ये भी हुआ, क्यों? तुमने अभी KH की वैल्यू ये निकाली थी, KW अपॉन KA। अब देखो हमें H आयन मिल गया है, H आयन की वैल्यू आ गई है, KW नोन है, KA नोन है और C नोन है। तो अब इसको जाके वहां डाल दो। तो देखो OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू CH, और CH की वैल्यू आ गई ये, C अंदर गया तो आ गया ये अब निकालोगे क्या, POH। चलो POH निकालते हैं। बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्वेश्चन आएगा तो कितने दिन में करना है, 1 दिन में करना है कि 3 दिन में करना है, इतना बड़ा क्वेश्चन करना है क्या? क्यों बच्चों, यही सोच रहे होगे ना कि यार एक सॉल्ट का पीएच पूछा जा रहा है, उसमें इतने पेज भर डाले आपने, देखो इतने पेज भर दिए। क्वेश्चन कितना छोटू सा था, सॉल्यूशन कितना बड़ा है। क्वेश्चन क्या था, सी मोलर सोडियम एसीटेट, सी मोलर सोडियम एसीटेट का एक सॉल्यूशन है जिसमें एसिटिक एसिड का Ka गिवन है, बस उसका पीएच निकालना था। इतना छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितना छोटा है, एक लाइन का, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 की पावर -2 मोलर सोडियम एसीटेट, ब्रैकेट में Ka ऑफ एसिटिक एसिड इज 1.8 इंटू 10 की पावर -5। बस इतना सा क्वेश्चन है। अब सॉल्व कैसे हुआ, एक देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, अभी तो कहानी चली रही है। अब निकालो भाई POH, जल्दी से इसको सॉल्व करिए।
तो 1/2 को मैं बाहर ले आया, लॉग को अंदर ले गया, माइनस साइन यहीं पे है, तो देखो लॉग KW लॉग KC माइनस लॉग KA। मेरे हिसाब से समझ गए होगे क्योंकि मेरे से ज्यादा समझदार हो। 1/2 को बाहर ले आया, ये क्या है log m अपॉन n, तो log m माइनस log n, फिर इसमें भी फार्मूला लगा दिया log m इंटू n का, ये आ गया। अब जरा माइनस को अंदर पधार दो, मतलब अंदर भेज दो, तो ये हो गया माइनस PKW, ये हो गया माइनस हाफ log C, और ये हो गया प्लस KA। हो गया कि नहीं? चेक कर लो। बच्चों ने कहा हाँ हो गया। अब देखो माइनस हटा दिया, माइनस लॉग KW को कहा जाता है PKW, माइनस लॉग KC तो ऐसा ही रहेगा। अब यदि यहां माइनस ले लें तो एक माइनस अंदर भी लिख सकते हो ऐसे, एक यहां दोनों मिलके प्लस ही तो होंगे। अब PKW की वैल्यू होती है 14, इसकी वैल्यू तो ऐसे ही रहेगी। अब ये माइनस हो गया, ठीक है कि नहीं? अब इसकी वैल्यू क्या है, इसको लिख सकते हो PKA, माइनस लॉग K क्या होता है PKA। तो यार POH की वैल्यू क्या निकल के आई? POH की वैल्यू निकल के आई 7 माइनस हाफ PKA माइनस हाफ log C। मगर हमें क्या निकालना है? pH, तो POH निकल आया है, तो pH इक्वल टू 14 माइनस POH। ये देखो, अब बच्चों ने कहा सर यार आंसर तो आपने निकाल दिया, कोई दो बात नहीं, मस्त आंसर आपने निकाला है, मगर क्या सर क्वेश्चन आएगा तो क्या हम इतना बड़ा क्वेश्चन करेंगे? मैंने कहा नहीं मुन्ना नहीं, तुम्हें इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करना है, वो तो मैंने प्रूवमेंट करके दिखाया है कि ये आता कैसे है। यदि मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख देता ना तो 4 लोगों के सींग निकल आते हैं। यदि मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखता ना 4 लोगों के सींग निकल आता है कि सर आपने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया है, सर पूरा प्रूवमेंट करके बताओ। इसीलिए मैंने पहले बताया है। और तुम तो छोड़ो, हम भी डायरेक्ट फार्मूला से ही क्वेश्चन करते हैं, तुम भी डायरेक्ट फार्मूला से करोगे, हम भी डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन करेंगे। इतनी बड़ी कहानी थोड़ी करेंगे, आधी से ज्यादा जनता तो ये कहानी करने में गलत कर देगी है। जब मुझे देखो मेरे कितने पेज भरे हैं तो तुम्हारे कितने भरेंगे? क्यों? क्योंकि तुम छोटी मोटी मिस्टेक भी तो करोगे बीच में, 1 2 3, जबकि दोनों तरफ लिख रहा हूं 4 पेज तो हमें लग गए, और कम से कम 15 मिनट लग गए होंगे। वो बात अलग है कि मैं समझा रहा हूं, मगर फिर भी मैं करूंगा ना तब भी 10 मिनट लगेंगे। तो पेपर में तुम कैसे क्वेश्चन करोगे? और तुमसे गलती भी होगी, क्यों? क्योंकि तुम पहली बार पढ़ रहे हो, हम 19 साल से पढ़ा रहे हैं, तो यार हमें तो बिल्कुल रटा होगा। क्यों? हजारों बार कर चुके हैं। अब तुमसे कोई कहे ABCD लिख दो, है ना, 1 to 20 काउंटिंग लिख दो, या फिर 100 + 100 + 100 बता दो, तो तुम तो तुरंत बता दोगे ना सोते होते। तो वही अपने लिए है, हम तो डेली यही करते हैं, मगर बेचारे बच्चे को इतनी सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी ना। तो देखो हम लोग दोनों में से कोई इस तरह से क्वेश्चन नहीं करेगा। ये तो मैंने एक प्रूवमेंट करके दिखाया कि यार कितना बड़ा होता है। हम दोनों लोग क्वेश्चन फार्मूले से करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक टेबल बनाता हूं। इस टेबल पर हमें फोकस रखना है, इस टेबल पर दोस्त हमें फोकस रखना है। हम इससे क्वेश्चन करेंगे, हम इससे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? कैसे करेंगे आपको मैं बता देता हूं कि कैसे करेंगे। ओह ये क्या है, हम लोग इससे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है? कितनी हेडिंग चाहिए हम लोगों को?
टाइप ऑफ सॉल्ट चाहिए, फिर उसका KH चाहिए, है ना, फिर उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस चाहिए, हाँ, फिर उसका pH चाहिए और फिर रिमार्क चाहिए। इतनी हेडिंग हम लोगों को चाहिए। अब देखो कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा है और दोस्त उसको कैसे कैसे करोगे। ये हुआ टाइप ऑफ सॉल्ट, अपने काम की चीज ये है, ठीक। पहला स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट। ये हुआ मेरे दोस्त KH, ये हुआ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये हुआ सॉल्यूशन का pH, और ये हुआ नेचर ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा। अब एक एक करके इन चीजों को हम फिल करते हैं और यही अपने को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। देखो, यदि कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है तो उसकी हाइड्रोलिसिस होगी? नहीं होगी, क्योंकि ना तो स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉन्जुगेट आयन की होती है, ना स्ट्रॉन्ग बेस के कॉन्जुगेट आयन की होती है। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl है, अब NaCl की हाइड्रोलिसिस होगी? नहीं। तो जब हाइड्रोलिसिस नहीं होगी तो ना तो इसका KH होगा और ना इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होगी, और pH कितना हुआ? 7। क्यों? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, और जब न्यूट्रल होगा तो pH क्या होगा? 7। सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए तो ये कहानी है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ये है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में कोई हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा तो कोई इक्विलिब्रियम नहीं बनेगी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे आए? जब कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे बनेगा? तो कुछ होगा ही नहीं। जब कोई रिएक्शन हुई नहीं तो pH चेंज क्यों होगा? जो वाटर का pH वही उसका pH। एक ग्लास पानी में मट्टी डाल दो, यदि कोई रिएक्शन नहीं हुए तो साथ ही रहेगा ना pH, और साथ का कहते हैं क्या है? न्यूट्रल। अब पॉइंट नंबर 2, 1 मिनट, अब देखो जरा 2 नंबर, यदि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो, जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा था, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट मतलब एसिटिक एसिड, ये देखो सोडियम एसीटेट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, तो उसका KH कितना बनता है? आपको फार्मूले याद रखने हैं, और याद रखने का तरीका मैं बता सकता हूं। देखो KH कैसे निकालोगे? जो वीक है KW डिवाइडेड बाई जो वीक है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट। वीक कौन है? एसिड, तो KW डिवाइडेड बाई KA। यदि वीक बेस होता तो KW डिवाइडेड बाई KB, दोनों वीक हो तो KW डिवाइडेड बाई KA इंटू KB। अब हाइड्रोलिसिस क्या करना है? हाइड्रोलिसिस वही है जो अल्फा था। अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? KA अपॉन C, तो यहां बस KH अपॉन C हो जाएगी। तो H इक्वल टू अंडर रूट KH अपॉन C, और यदि KH की ये वाली वैल्यू डाल दोगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो वहां आप जानते थे वही यहां पे है, कोई अलग नहीं है। वहां पे मैंने क्या पढ़ाया था कि जब डाइल्यूशन करोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, ध्यान है? अरे भैया प्रभु, ओस्टवाल डाइल्यूशन ला, कि डाइल्यूशन करने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता जाता है, वही यहां है। कंसंट्रेशन कम करोगे, कम करने का मतलब क्या? डाइल्यूशन करना, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ेगी। क्यों? H इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। देखो, तो इसका मतलब क्या है? यदि सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम है तो वो ज्यादा हाइड्रोलिसिस करेगा, और वही यहां पे वहां पर भी था। यदि वीक एसिड का कंसंट्रेशन कम है तो वो ज्यादा डिसोसिएट होता था। बस नॉमेनक्लेचर चेंज है, कहानी तो वही है। इसका मतलब यदि मैं ऐसा क्वेश्चन दूं तो तुम क्या करोगे? तो और सुनना,
मैंने एक सॉल्यूशन ये दिया, मैंने एक सॉल्यूशन ये दिया, अब मैंने कहा बताओ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस किसकी ज्यादा है, ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछी मैंने, किसकी ज्यादा है, ए की कि बी की, कि दोनों की सेम है, तो इसका कंसंट्रेशन कम है तो हाइड्रोलिसिस ज्यादा करेगा, मतलब सेकंड वाले सॉल्यूशन की हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगी फर्स्ट वाले से, क्यों, कंसंट्रेशन कम है तो हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगी। अच्छा पीएच, तो पीएच का फार्मूला क्या निकाल के लाया था, ये निकाल के लाया था, तो डायरेक्ट पीएच का फार्मूला याद रखोगे, डायरेक्ट पीएच का फार्मूला याद रखोगे। सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक, क्यों, पीएच ग्रेटर देन 7 है ना, और यदि पीएच ग्रेटर देन 7 है तो सॉल्यूशन बेसिक आएगा ना यार दोस्त, ये देखो साथ में जुड़ रहा है और साथ में से जुड़ रहा है तो सॉल्यूशन बेसिक आएगा, और यदि कोई यहां से ना समझ पाए तो यहां से समझ ले, कौन स्ट्रांग है, बेस, तो जब बेस स्ट्रांग है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक ही होगा यार, है ना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, तीसरा नंबर, अब क्या है, अब इसको कर लो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट, अब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट कौन होगा, तो यार देखो कौन सा होगा, NH4Cl, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक एसिड, HCl स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसका क्या आएगा, मैंने तुम्हें क्या निकालना बताया था, जो वीक हो KW डिवाइडेड बाय जो वीक, वीक कौन है, बेस, तो अब KH का फार्मूला आएगा KW डिवाइडेड बाय KB, इसका क्या आएगा, इसका फार्मूला अभी भी वही है, KH डिवाइडेड बाय C, और KH की वैल्यू डाल दो, अब बस नीचे क्या होगा KB, यहां पर भी वही बात है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है C के, ये देखो, ठीक है। अब pH कितना आएगा, तो यहां पर pH मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 7 माइनस, यहां पे प्लस होता है यहां पे माइनस होता है, PKB माइनस लॉग C, C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, अब pH क्या हो गया, लेस देन 7 हो गया, तो सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा, है ना, ये देखो ऐसे। अब जरा देखो लास्ट एंड फाइनल, लास्ट एंड फाइनल फोर्थ, दोनों ही वीक हो, वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट, अब क्या है, अब बच्चों दोनों ही वीक हैं, तो यार बना लो, ये देखो, अब मैंने कहा जो कुछ भी वीक है वो KW से डिवाइड कर दो, अब दोनों वीक हैं तो दोनों डिवाइड कर दो, अब यहां HN जरा गौर से देखना, यहां पर खतरनाक है, यहां पर फार्मूले में C गायब होगा, जब आप फार्मूले को सॉल्व किया जाएगा तो उसमें C नहीं होगा, तो यहां पर आपको एक विशेष ध्यान रखना है, गौर से देखिए यहां पर क्या है, H does not depend upon concentration of salt, सॉल्ट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, क्यों, देखो C आया ही नहीं है, C आया ही नहीं है फार्मूले में, है, तो जब बच्चों C आया ही नहीं है तो डिपेंड भी नहीं करेगा, डिपेंड भी नहीं करेगा, तो जरा ध्यान रखना, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस
डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पे किस पे डिपेंड करेगा? जब कोई वीक हो, वीक एसिड है तो डिपेंड कर रहा है, वीक बेस है तो डिपेंड कर रहा है, दोनों स्ट्रांग है तो नहीं करेगा, और दोनों वीक है तो नहीं करेगा, दोनों वीक है तो नहीं करेगा। जब कोई एक वीक होता है तब करता है। क्यों? दोनों स्ट्रांग है तो हाइड्रोलिसिस होती नहीं, और दोनों वीक है तो जो फार्मूला निकल के आता है उसमें सी का टर्म ही नहीं होता है। और पीएच का फार्मूला ये होता है, पीएच भी नहीं डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। देखो पीएच का फार्मूला क्या है, आप चेक करोगे कि पीएच भी डिपेंड नहीं करता है। ये देखिए पीएच के फार्मूले में भी सी नहीं है, पीएच भी डिपेंड नहीं करता है। पीएच के फार्मूले में के और के बी है। ये देखो अब यहां पर तीन केस हैं। यदि पी के ए की वैल्यू पी के बी से बड़ी है तो, पी के ए की वैल्यू पी के बी से छोटी है तो, और दोनों बराबर हैं तो, दोनों बराबर हैं तो पीएच क्या होगा? 7। सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल। अब पी के भी बड़ा है तो माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो ये 7 से छोटा हो जाएगा, सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक। और यदि ये है तो ये 7 से बड़ा हो जाएगा, सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक। तो यहां पर तीन केस बनेंगे, यहां पर तीन केस बनेंगे भाई। यदि ये ज्यादा है तो 7 से बड़ी वैल्यू आएगी, सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। ये ज्यादा है तो 7 से छोटी वैल्यू आएगी क्योंकि निगेटिव की वैल्यू ज्यादा है तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। और दोनों बराबर है तो 7 आएगा, सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा। तो आपको ये टेबल अच्छे से आनी चाहिए, इसी को आप कहोगे CSD। इतनी देर में जो पढ़ाया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो बातें हैं जो मैंने CSD में लिखी हैं। एक, कौन हाइड्रोलिसिस करेगा, कौन हाइड्रोलिसिस करेगा। पहला पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन हाइड्रोलिसिस करेगा। और दूसरा, जब हाइड्रोलिसिस कर देगा तो चार चीजें कैसे निकालोगे? KH कैसे निकालोगे, H कैसे निकालोगे, पीएच कैसे निकालोगे, और नेचर क्या होगा। बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। क्लियर क्लियर क्लियर। बच्चों ने कहा यस यस यस। अब ये फार्मूले अच्छे से देख लो, ये सारे यूज होंगे। तो बच्चों ने कहा सर कुछ क्वेश्चनवा कराओ तो थोड़ा सा समझ में आए कि कैसे अप्लाई करना है। मैंने कहा बात तो सही है बेटा, चलो कुछ करते हैं। देखो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देखिए 2019 में आया है क्वेश्चन, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। बताइएगा क्या आएगा। द pH ऑफ 0.02 m अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन विल बी। ये कैसा सोल्यूशन है? कैटायन को क्या दोगे? OH-. सबसे पहले कैटेगरी पकड़नी है। एनायन को क्या दोगे? HN। तो ये कैसा है? वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट। तो उसका पीएच का फार्मूला 7 माइनस PKB माइनस log C। अब PKB की वैल्यू दी है कि PB, KB की वैल्यू दी है तो बस PKB इक्वल टू होता है माइनस log KB। KB की वैल्यू 10 की पावर -5 और log C की वैल्यू दी है 0.02। अब सॉल्व कर लो। ये प्लस हो गया, प्लस क्यों कर रहे हो, इसको ऐसा ही रखो। जब ये आगे आएगा तो 5 हो जाएगा, log 10 1, और ये ऐसे लिख गया 2 × 10 की पावर -2। तो ये आ गया 2.5। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये log 2 -2 आगे आएगा। हाँ थोड़ी सी गलती हो गई है ना, समझ गए होगे क्या गलती हुई, सॉल्व गलत हुआ है। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 - log 2। अब इसको सॉल्व कर लो। अब यार सॉल्व भी करना है, आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, हमें छुट्टी दे से कर सकते हो, है ना। तो देखो
3.5, 7 से 3.5 गया तो 3.5 बचेगा, और प्लस ये पहला है तो मैं पूरा सॉल्व कर दे रहा हूं। log 3 की वैल्यू 0.2, 3.65। ओए मेरा तो आंसर ही नहीं आ रहा है। एक बार चेक करना बच्चों यार, मैंने कहाँ गलती की है, एक बार चेक करो मैंने कहाँ गलती की है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक इधर, ये तो सही है, यहाँ पे चेक करते हैं ये, हाँ ये भी ठीक है। अच्छा डुक डुक, ओए ये माइनस लगा है, ठीक है ये माइनस, हाँ इस माइनस के साथ ये फार्मूला आता है, यहाँ पे माइनस लगा होता है तब ऐसा लिखते हैं। अब इसको हटाना पड़ेगा तो इससे हटाते हैं, यस यहाँ पे प्लस आएगा है ना, तो ये प्लस होगा, तो ये फिर 4.5 होगा। ओह 4.5 होगा, 4.5 होगा, 4.5 होगा, तो देखो ये 4.5 होगा, ये 4.5 होगा, तो ये जाएगा 4.65 है ना। ए आए क्वेश्चन कहाँ चला गया बे, बच्चों बहुत बड़ी घटना घट गई है ना। क्वेश्चन कहाँ चला गया है, आया अंडू करते करते, हाँ आ गया, इतने बार अंडू किया है तब आया है। तो अब आपको क्या काम करना है, अब ये क्वेश्चन होमवर्क में है ना, नहीं तो फिर अब मैंने आंसर तो मिला दिया है, सॉल्व करने का तरीका ही बता दिया है, अब मैं इसको एच डब्ल्यू लिख देता हूँ, कर लीजिएगा एच डब्ल्यू, कर लोगे ना, कर तो दिया ही था बस वो गायब हो गया है ना। लिख देता हूँ पी एच इक्वल टू, ये फार्मूला लगा दीजिएगा, बस फार्मूला ही लगाना है। ये देखो सॉल्ट कैसा है, कैटाइन को क्या दे दिया OH, और एनाइन को क्या दे दिया H, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के सॉल्ट का फार्मूला लगाना है, लगा दिया आ गया। अब नेक्स्ट नंबर चलते हैं। अब देखो 2018 में ये क्वेश्चन है, अब वो क्या कह रहा है, वो दोस्त कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज द मोस्ट बेसिक इन एक्वस सोल्यूशन, सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, तो देख लो यार कौन बेसिक होगा, जो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा, भाई जिसका पीएच 7 से कम होगा वही तो बेसिक होगा। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कैटेगरी निकालो, कैटाइन को OH आयन दिया, एनायन को H आयन दिया, ठीक है ये आया, तो यार ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये तो एम्फोटेरिक होता है। अब यहां पर थोड़ा इनऑर्गेनिक का नॉलेज आपको लगेगा, एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक होता है, और ये वीक एसिड होता है एम्फोटेरिक। ये निकालो HCl, ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड। चलो और निकालो, डायरेक्ट लिख दूं, ये वीक एसिड होगा एस्टिक एसिड, और ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये क्या है वीक एसिड होगा, और लेड हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है। अब यहां पर थोड़ी इनऑर्गेनिक लगेगी आपकी, तो इनऑर्गेनिक में आपको ये बात पता चल जाएगी कौन कौन से एम्फोटेरिक होते हैं। देखो किसके किसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, जनाबे अली सबसे आसान, पंजाबी सॉन्ग गाया करो, जनाबे अली मैं लिख देता हूं है ना, इनके
ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। किसके किसके? जनाबे आली, जनाबे मतलब Zn, जनाबे आली, जनाबे आली है ना, सबसे AS, सबसे आसान सब SB, जनाबे आली सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग SNSI गाया करो। 9 एलिमेंट हैं, चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। BE बेरिलियम होता है, पंजाबी सॉन्ग SNSI, अच्छा ये SI गलत लिख गया है, SN। देखो जनाबे, याद करने की ट्रिक बता देता हूं, जनाबे आली आप अपना नोटबुक में लिख लेना, हाँ, क्योंकि मैं फिजिकल पढ़ा रहा हूं इस समय। जनाबे आली सबसे आसान पंजाबी, इसमें दोनों चीजें, पंजाबी पंजाबी सॉन्ग गाया करो। इनके हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। जनाबे आली सबसे आसान पंजाबी सॉन्ग गाया करो। तो चलो आ जाओ, अब गौर से देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक मिक्स है, हमें बेसिक सोल्यूशन चाहिए। तो यार जरा चेक करो, ये सोल्यूशन तो एसिडिक है, क्यों? स्ट्रॉन्ग एसिड है। यदि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो या तो ये वीक होगा या ये स्ट्रॉन्ग होगा, बताओ। यदि ये स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल है, और यदि ये वीक है तो एसिडिक सोल्यूशन है। हमें तो बेसिक सोल्यूशन चाहिए था, तो ये तो हम तुरंत उड़ा सकते हैं ना, कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कभी। बात समझ पाए? यार स्ट्रॉन्ग एसिड है तो या तो सोल्यूशन एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा, है कि नहीं? स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सोल्यूशन एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा। यदि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, और वीक है तो सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। सोल्यूशन बेसिक पूछ रहा है तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। यहां पर चेक कर लो, ये एम्फोटेरिक है, ये भी एम्फोटेरिक है। बेसिक कौन है? ये ऊपर से कैसा? स्ट्रॉन्ग बेस, तो सबसे ज्यादा बेसिक यही होगा। एम्फोटेरिक तो वो हैं जो दोनों तरह का चरित्र शो कर सकते हैं, है ना, मतलब एसिडिक एंड बेसिक दोनों तरह के नेचर उनके अंदर होते हैं, और ये प्योर बेसिक है, ऊपर से स्ट्रॉन्ग। pKa ऑफ ए वीक एसिड, pKb ऑफ ए वीक बेस, द pH ऑफ देयर सॉल्ट। अब देखो इसका pH पूछ रहा है, तो तुम यार समझ गए हो कि होमवर्क में डाल दे रहा हूं, अब ऐसे क्वेश्चन तो ना कराओ मेरे से। वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट का pH कह रहा है, बस ये फार्मूला लगा दोगे आंसर आ जाएगा। The pH of 0.5 m इक्वल सोल्यूशन ऑफ NaCl। अब देखो ये क्या है? सॉल्ट, कैसा? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, HCN वीक एसिड। अब इसका pH पूछ रहा है, लगा दो। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट के pH का फार्मूला ये होता है, सब कुछ दिया है। pKb ये दिया ही है। ओए क्वेश्चन में एक गलती है, ये pKa होगा। पूछो क्यों? जब वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस का तो Kb बनेगा ही नहीं, इक्विलिब्रियम ही नहीं आएगी, और तुम निगेटिव आयन का लिख रहे हो। अच्छा नहीं घुमाया इसने, 1 मिनट बच्चों, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं सोच रहा था क्वेश्चन इजी है भैया। 62 में नहीं, 62 नहीं लिखा है, 96 लिखा है। 96 में जो क्वेश्चन आया है उसको यदि जल्दी जल्दी में किया किसी ने मेरी तरह तो गलत हो जाएगा, वो तो मैं पकड़ ले गया, नहीं तो मैं भी गलती कर रहा था। बताता हूं क्या, बताता हूं क्या। क्वेश्चन ये है, आंसर ये है। अब भाई ने इसका Ka दिया ही नहीं है, नॉट गिवन। भाई ने इसके कॉन्जुगेट आयन का K भी दे रखा है, ये गिवन कर रखा है। मैं सोच रहा था मिस प्रिंट है, मगर क्वेश्चन में उसने क्या किया है? घुमाया है हमको। तो हमें तो ये डालना है ना, तो तुम ये लगाओगे pKa ऑफ एसिड प्लस
pKb ऑफ कॉन्जुगेट आयन इक्वल टू 14, तो पहले pK निकालना पड़ेगा। है, इसने हम लोगों को परेशान किया है। बात समझ में आई? इसने डायरेक्ट Ka ऑफ HCN दिया ही नहीं है, साइनाइड आयन लिखा है। तो पहले मुझे लगा मिस प्रिंट है, मगर फिर मैंने देखा कि यार ये तो साइनाइड आयन लिखा है। तो जब साइनाइड आयन लिखा है तो ये तो पीकेबी हुआ, किसका? कॉन्जुगेट का। तो हमें फार्मूला लगाना पड़ा जो मैंने पहली क्लास में बताया था, pKa ऑफ एसिड pKb ऑफ कॉन्जुगेट आयन इक्वल टू 14। अब ये यहां डाल दोगे। तो ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी में गलत हो सकता है। ये देखो, अब सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ओए, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो बच्चों। क्या पूछना चाह रहा है? द pH ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर। pH का ऑर्डर पूछ रहा है, तो बताओ यार कैसे लगाओगे? देखो, pH का ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा किसका होता है? बेसिक सोल्यूशन का, सबसे कम एसिडिक सोल्यूशन। यदि कोई सोल्यूशन एसिडिक है तो उसका pH 7 से कम होगा। यदि सोल्यूशन न्यूट्रल है तो उसका pH 7 होगा। यदि सोल्यूशन बेसिक है तो उसका pH 7 से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब तुम ये कैटेगरी चेक करो कि इसमें से एसिडिक कितने, बेसिक कितने है कि नहीं। और कैसे चेक करोगे ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। देखो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका pH 7 है, तो इसका मतलब ये 7 से कम होने चाहिए और ये 7 से ज्यादा होने चाहिए, है कि नहीं। देखते हैं क्या ऐसा है। HCl तो एसिडिक है तो 7 से कम होगा। अमोनियम क्लोराइड, ये क्या है? वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसे समझ गए? Cl आयन को H दोगे तो HCl, अमोनियम आयन को OH दोगे तो NH4OH। तो ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यार ये भी एसिडिक सोल्यूशन है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग है ना, तो एसिडिक आएगा। तो ये बात तो सही है। इधर pH 7 से कम है, इधर आ जाओ। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड HCN, तो इसका pH 7 से ज्यादा होगा क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन है। तो ये तो सही लिखा है, ये तो सही लिखा है। और देखो, ये 7 है, ये गलत लिखा है। क्यों? ये एसिडिक सोल्यूशन है। अभी आप यहां लगा के आए हो, तो जब ये एसिडिक सोल्यूशन है तो इसका pH 7 से कम होगा, तो यहां आना चाहिए, तो ये गलत लिखा है। 7 को पकड़ लो, इसका pH 7 है, तो इधर 7, ये एसिडिक सोल्यूशन है, 7 से कम होगा, तो ये भी गलत लिखा है। अब ये सब एसिडिक सोल्यूशन है, ये वाला एसिडिक है, ये वाला एसिडिक है, तो 7 से कम होगा, तो इनको इससे पीछे होना चाहिए, तो ये भी गलत है? बात समझ पाए कि नहीं? बात समझ पाए कि नहीं? अब देखो, ये एडवांस में आया है, नहीं इंटीजर, हाँ एडवांस में आया होगा तभी इंटीजर है। 2010 में एडवांस में क्वेश्चन आया है। Amongst the following, the total number of compounds whose aqueous solution turn red litmus paper to blue। अब ये देखो यार, हमें 6-7 से पढ़ाया जाता है कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू कौन करता है? बेसिक सॉल्यूशन करता है। अब ब्लू को रेड कौन करता है? एसिडिक सॉल्यूशन करता है। इसका मतलब हमें बेसिक सॉल्यूशन निकालने हैं, और बेसिक सॉल्यूशन निकालने हैं। वो क्या कह रहा है? इनमें से कौन से सॉल्यूशन हैं जो लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को ब्लू करेंगे? रेड लिटमस पेपर को ब्लू करेंगे, तो वो कौन करते हैं? बेसिक सॉल्यूशन करते हैं। तो यार आप बेसिक सॉल्यूशन सेलेक्ट कर लो।
अब बेसिक सोल्यूशन कैसे सेलेक्ट करोगे आपको पता है? आप चेक करो सॉल्ट की कैटेगरी, जिसमें बेस स्ट्रांग होगा वो बेसिक सोल्यूशन होगा, या तो वो बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। भाई बेस स्ट्रांग है तो बेसिक होगा, बगल में एसिड वीक है तो बेसिक है, बगल में एसिड स्ट्रांग है तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। चेक करते चले जाओ। स्ट्रांग बेस KOH, वीक एसिड तो बेसिक है। पकड़ पा रहे हो? क्योंकि इतने सारे हैं, इतने सारे हैं, देखो मैं लिखता जा रहा हूं। अच्छा चलो, KOH स्ट्रांग बेस, वीक एसिड, एसिडिक है। तो ये कैसे लिख रहा हूं समझ रहे हो? अरे यार कैटायन को OH दे रहा हूं, एनायन को HN दे रहा हूं। कैटायन को OH दिया, KOH। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिक नहीं है। ये क्या है? वीक बेस। और ये क्या है? वीक एसिड। तो ये पता नहीं क्या होगा, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है। ध्यान है, इसका फार्मूले में 3 केस थे, तो इसको छोड़ते हैं। NaCl दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये तो न्यूट्रल है। Zn जनाबे आली है, एम्फोटेरिक है, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये एम्फोटेरिक है, तो ये तो एसिडिक होगा ना, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अभी तक एक हाथ लगा है, FeCl3। ये भी सोल्यूशन बेसिक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग। यदि एसिड स्ट्रॉन्ग है, यदि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो या तो न्यूट्रल होगा या एसिडिक सोल्यूशन होगा। भाई एसिड स्ट्रॉन्ग है तो बगल में बेस क्या होगा? दो ही चीजें है ना, या तो वो एसिडिक होगा, सॉरी बगल में बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो न्यूट्रल हो गया, और वीक हुआ तो सोल्यूशन एसिडिक हो गया, तो बेसिक तो होगा ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। एक आंसर ये आ गया। क्यों? स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है, तो 2 हो गए अभी तक। फिर क्या लिखा है? वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो आएगा नहीं। अच्छा एक और है, हाँ, LiCN, LiOH SCN। ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। तो कितने हो गए? 1 2 3, आंसर 3 आया, आंसर 3 आया है। तो यार इस तरह से क्वेश्चन को करना है, और ये सबसे पहली क्लास में पढ़ाया था, मतलब सबसे पहली मतलब क्लास स्टार्ट होने पे पढ़ाया था कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन एसिड है कौन बेस। भाई सोल्यूशन बेसिक कब होगा? जब बेस स्ट्रांग हो। अब बेस स्ट्रांग के पैरेलल में एसिड कैसा आ सकता है? 2 ही तरह का आ सकता है ना, या तो वीक आएगा, तो वीक आएगा सोल्यूशन बेसिक होगा, और स्ट्रांग आया तो सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। बस आप बस स्ट्रांग बेस पकड़ते चले जाओ, और स्ट्रांग बेस की पकड़ने पर ध्यान दो, स्ट्रांग बेस पकड़ते चले जाओ। अब देखो बगल में क्या है, स्ट्रांग बेस के बगल में स्ट्रांग एसिड है तो वो न्यूट्रल हो गया, छोड़ दो, और स्ट्रांग बेस के बगल में वीक एसिड है तो वो सब टिक करते चले जाओ, क्योंकि सोल्यूशन बेसिक होगा। चलिए अब आपको एक और केस बताता हूं कि यदि मान लो ऐसा केस आया तो कैसे करोगे। ये होमवर्क में डाल देता हूं, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछ रहा है। HX इज ए वीक एसिड, Ka आपको दिया है, इट फॉर्म ए सॉल्ट NaX0.1 ऑन रिएक्टिंग विद कास्टिक सोडा, द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज।
वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछ रहा है। आप डायरेक्ट लगा लीजिएगा, फार्मूला आपको पता है। जो वीक हो उसको नीचे डाल दो। वीक कौन है? ये। तो इसका के दिया है, फार्मूला लगाइएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ, ये मैं सिखाता हूं, यही बात पढ़ानी रह गई थी। अब देखो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का लास्ट एंड फाइनल कॉन्सेप्ट, CSD नंबर 18। और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप फंस सकते हो, यहां पर आप फंस सकते हो, गौर से समझिएगा। अभी तक मैं आपको डायरेक्ट सॉल्ट दे रहा था, अभी तक मैं आपको डायरेक्ट सॉल्ट दे रहा था। अब आप चेक करो कि कितनी तरह से सॉल्ट का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो अब जरा देखो, गौर सुनिएगा। कंडीशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। गौर समझिए, जब बच्चों एसिड और बेस मिक्स किए जाएंगे तो भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन हो सकता है। गौर से देखिए, मैंने एसिड और बेस को मिलाया और मिलाने से क्या बना? सॉल्ट। तो आपको देखना पड़ेगा वो किस कैटेगरी का सॉल्ट बना है। तो यहां पर चार तरह की पॉसिबिलिटी है। एक, दो, तीन, चार। क्या है जरा गौर समझो। हमने एसिड डाला, बेस डाला, वो तो रिएक्शन करके क्या बना लेंगे? सॉल्ट। तो एक बात होती है कि डायरेक्ट बच्चे को सॉल्ट दे दो, और एक होता है एसिड बेस मिला के सॉल्ट बनाओ। तो वहां पर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फार्मूला लगेगा यदि एसिड और बेस को मिक्स कर रहे हो। इफ एसिड एंड बेस मिक्स्ड, और कौन से एसिड और बेस मिक्स्ड, देन फॉर्म सॉल्ट। और हम लोग क्या करेंगे? यूज्ड फार्मूला ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तब आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फार्मूला लगाना है। कब कब लगाना है जरा गौर से देखिए। जब इन दोनों में से कोई भी एक वीक है, यदि वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया जा रहा है तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस हुआ। और दोनों सेम अमाउंट में, मोल बराबर होने चाहिए, दोनों के मोल बराबर होने चाहिए, है ना। और यदि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलाया जा रहा है तो भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस है, और दोनों वीक हैं तो भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस है। ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के केस हैं। अब मेरी बात को समझिएगा अच्छे से। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया जाता है तो हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। तो मैंने जब पीछे पढ़ाया था मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस नहीं था। मगर उसको छोड़ने के बाद दोनों में से कोई भी एक वीक है या दोनों वीक हैं, तो जब उनको मिक्स किया जाएगा तो वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस होगा, क्योंकि जो सॉल्ट बनेगा वो हाइड्रोलिसिस भी करेगा, जो सॉल्ट बनेगा वो हाइड्रोलिसिस भी करेगा। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया जा रहा है तो बच्चों ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस नहीं है, ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। मगर इनमें से कोई भी वीक है और दोनों की वैल्यू सेम है, ये देखो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस हुआ। इसका पीएच निकालने के लिए आप ये फार्मूला लगाओगे, ये वाला, ये वाला, ऐसे।
और यदि कहीं पे ये देखो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया जा रहा है तो भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस है। और फार्मूला ये वाला लगेगा, ये फार्मूला पीछे पढ़ा चुका हूं। और दोनों वीक हैं तो भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस है, और फार्मूला ये वाला लगेगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि यार क्वेश्चन कैसे चल रहा है। ऐसा ना हो कि जोश में चले आओ, ऐसा ना हो कि जोश में चले आओ। तो अब क्या करोगे, दिमाग की बत्ती जलाओ। जब एसिड और बेस मिक्स किए जाएंगे तो वो कई तरह से निकाला जाएगा। यदि दोनों स्ट्रांग हैं तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस नहीं है, और दोनों में से कोई भी एक वीक है या दोनों वीक हैं तो वो सब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के केस हैं। यहां पे कंडीशन ध्यान रखना कि मैं कंडीशन क्या लिख रहा हूं, है ना। आफ्टर रिएक्शन बोथ आर कंज्यूम्ड, 100% कंज्यूम। रिएक्शन के बाद दोनों 100% कंज्यूम होने चाहिए, 100% कंज्यूम। तो ये सिचुएशन आएगी। क्यों? क्योंकि जो साल्ट बनेगा वो फर्दर हाइड्रोलिसिस करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस करते नहीं है इसलिए वो नहीं करेंगे, ठीक है। और दोनों बराबर हैं तो ये न्यूट्रल हो गया, इसका पीएच 7 हो गया। मगर ये होंगे तो सॉल्ट बनाएंगे, और सॉल्ट बनाएंगे तो बेटा क्या करोगे, उसकी हाइड्रोलिसिस करोगे। तो बच्चों ने कहा सर क्वेश्चन कैसे करेंगे, बता रहा हूं, देखो जरा कैसे करोगे। मैं आपको 3 क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, एक साथ 3 क्वेश्चन, जैसे आप समझ पाओ कि देखो वही क्वेश्चन 3 बार लिखा है मगर उसको कर कैसे रहे हैं। एक क्वेश्चन 3 बार लिखा है, देखिएगा आप, एक क्वेश्चन 3 बार लिखा है, 3 क्या 4 बार लिख देता हूं, मगर पहले 3 बार लिखता हूं। देखो 1, गौर से देखिए, ठीक है। मैंने क्या किया, 1 मोल HCl को, कंसंट्रेशन आप सॉल्ट डालना है, 1 मोल HCl को 1 मोल NH4OH के साथ मिक्स किया, ठीक है। कितने लीटर कंटेनर में, 2 लीटर कंटेनर में। ये देखो, अच्छा वैल्यू अच्छी ले लेता हूं, जैसे कट जाए तो आराम से हम निकाल पाए, है ना। 2-2 लीटर कर लो, 2-2 करने से ना वैल्यू आसान रहेगा तो कैलकुलेशन इजी रहेगी। गौर से देखिए, 2 मोल HCl को 2 मोल NaOH के साथ मिक्स किया है। अब मैं इसका पीएच पूछ रहा हूं। अच्छा फिर आ जाओ, डिट्टो सेम क्वेश्चन, डिट्टो सेम क्वेश्चन, इतना सा भी चेंज नहीं है, ठीक है, इतना सा भी चेंज नहीं है। देखो 2 मोल एस्टिक एसिड है और 2 मोल NaOH है और 2 लीटर का कंटेनर है। अब मैंने मिक्स किया है और मैंने पीएच पूछा, देखो अभी भी एसिड और बेस मिक्स हो रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, 2 मोल एस्टिक एसिड है और 2 मोल NH4OH है और 2 लीटर का कंटेनर है। मैंने मिक्स किया है और पीएच पूछ रहा हूं। अब ये लग रहा है एसिड बेस का मिक्सचर है, क्योंकि इसमें सॉल्ट तो दिख ही नहीं रहा है। ये क्या लग रहा है, एसिड बेस का मिक्सचर है, इसमें सॉल्ट तो दिख नहीं रहा है। मगर रियलिटी में ऐसा नहीं है, रियलिटी में ऐसा नहीं है, ये एसिड बेस का मिक्सचर नहीं है। जब एसिड बेस रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट हाइड्रोलाइज होगा। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई वीक है, NH4OH इसमें वीक है, इसमें एस्टिक एसिड वीक है और इसमें दोनों वीक है। तो देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन, आप ऐसे करोगे, HCl प्लस NH4OH बना क्या, NH4Cl प्लस वाटर, 2 2 0 0 0 0 2 2, इसके 2 मोल आ गए।
तो इसको कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करो, क्योंकि फार्मूले में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट लिखा जाता है। तो कंसंट्रेशन तो बनाओ। कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? 2, 1 मोलर आ गया। अब ये कैसा सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट। ये जो बना है ये फर्दर हाइड्रोलाइज होगा, तो फर्दर हाइड्रोलाइज होगा तो pH इक्वल टू 7, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और pKv की वैल्यू दी जाएगी, आप टेंशन ना लें। pKv की वैल्यू मैं लिख देता हूं, pKb ऑफ NH4OH, ठीक है, सब में 5 लिख देता हूं। pKa ऑफ एस्टिक एसिड, pKa ऑफ एस्टिक एसिड, pKb ऑफ NH4OH, ऐसे। अब देखो, अब क्या करोगे? 7 माइनस pKb की वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 1। अब आंसर आ गया। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये कितना आ गया? 5.2 गया है ना, तो 4.5। ये देखो आ गया। अब इस पे आओ, एसिड और बेस रिएक्शन कर रहे हैं मगर अमाउंट 0 हो रहा है। यहां पर भी देखो सॉल्ट बनना है, और वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि कोई एक वीक है, कोई एक वीक है। ये देखो, ठीक है, 2 2 0 0 0 2, और ये मोल है। कंसंट्रेशन बनाओ, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना आया? मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, 1 मोलर। अब ये क्या है? वीक एसिड, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका pH क्या हुआ? 7 प्लस हाफ Ka प्लस हाफ log C। वैल्यू डाल दो। तो ये कितना आ गया? 9.5 आ गया। क्यों? क्योंकि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस है। अब इसमें चेक करो, अब इसमें क्या है? दोनों वीक हैं, तो बेटा pH का फार्मूला ये लगेगा, क्योंकि दोनों ही वीक हैं, ऐसे। तो 7 प्लस 1/2 5, 1/2 5.5। तो बात समझ पाए? यदि सॉल्ट बनेगा तो ऐसे चलेगा। इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था वो मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट था। ध्यान रखना, वहां मैंने साफ साफ लिखा है मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। वहां पे कोई वीक नहीं था। यदि कोई एक वीक हो गया या दोनों वीक हो गए तो वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस हो जाता है, और इस तरह से सॉल्व होता है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। ये देखो, अब उसने क्या कहा? 0.1 मोलर ऑफ HA इज ट्रीटेड विथ 0.1 मोलर ऑफ NaOH। कैलकुलेट द pH एट द इन पॉइंट गिवन Ka। इसका मतलब क्या है? ये वीक एसिड है और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका सॉल्ट बनना है, इसका मतलब ये रिएक्शन हो रही है। ऐसे। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका 0.1, इसका 0.1, 0 0 0 0 0.1 0.1। अब वो कह रहा है बताओ pH। तो यार HN का कंसंट्रेशन, तो फार्मूला क्या लगाओगे? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का तो ये फार्मूला है। तो 7 प्लस हाफ, इसकी वैल्यू डाल दोगे, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हुई? 1 हुई। अब अपना निकाल लीजिएगा आप लोग, बाकी टैलेंटेड तो आप लोग है ही हो। 0.1, ये देखो आंसर आ जाएगा।
तो इतनी पॉसिबिलिटी है सॉल्ट की। अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से डीपीपी के क्वेश्चन लगा लीजिएगा, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हम लोगों ने पूरी तरह खत्म कर लिया है, पूरी तरह से सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को खत्म कर लिया है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। करना क्या है होमवर्क में, डीपीपी करो जो दी जाएगी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की, बफर की डीपीपी मत करना, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट की डीपीपी मत करना, डीपीपी करनी है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की। पीवाईक्यू करने हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के। वैसे मैंने पीवाईक्यू सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के सारे पीवाईक्यू करा दिए, मैंने पीवाईक्यू तो कराए थे, सारे करा दिए है ना। और क्या करना है, यदि किसी के पास पीडब्ल्यू का मॉड्यूल है तो वो कर लो, और यदि किसी के पास बुक हो तो सिर्फ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाले क्वेश्चन करिएगा, है ना, और कोई नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बफर को लेके आएंगे और सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट को लेके आएंगे। मतलब ये मान के चलो नेक्स्ट क्लास में या अगली 2 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अभी बच्चों को मैं हिदायत देता हूं कि कल शायद आप लोगों की छुट्टी हो, मगर लेक्चर आएगा, कल भी रिकॉर्डेड लेक्चर मैं दूंगा, इसलिए सभी बच्चे ध्यान रखें, उसको सही टाइम पे देख लीजिएगा। तो कल भी मेरा लेक्चर आएगा, कल हो सकता है आपके बैचों की छुट्टी हो, मगर मेरा लेक्चर कल भी आएगा, ठीक है, और अच्छे से करिएगा। हाँ, और देखो सभी बच्चों को मैं एक ही काम कहता हूं, सब बच्चे एक मूल मंत्र सुन ले, जब तक आप लड़ोगे नहीं तब तक ये नहीं पता चलेगा कि आप जीत भी सकते हो, आप जीत भी सकते हो। इसका मतलब समझ रहे हो ना। जिस दिन तक पेपर नहीं हो जाता है मेंस का, एडवांस का, उस दिन तक हम सिर्फ यही बात सोचेंगे कि हम आईआईटी क्लियर कर रहे हैं, हम आईआईटी क्लियर कर रहे हैं। पूरी ताकत के साथ हमेशा पॉजिटिव सोच में लगे रहो, नए नए प्लान बनाओ, नए पूरी सेल्फ स्टडी करो, पूरी ताकत लगाते रहो। एक बार भी ये मत सोचो कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा। निगेटिव थॉट जो होता है वो अंदर अंदर बच्चे को खाता चला जाता है, और पॉजिटिव थॉट जो होता है वो उसको एनर्जी देता है, एनर्जी देता है। और मैं विद गारंटी कह रहा हूं, समय हमेशा ज्यादा होता है और समय हमेशा कम भी होता है। बात इस बात पे डिपेंड करती है कि करने वाले की सोच कैसी है, करने वाले की सोच कैसी है इस पर डिपेंड करता है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि हमें समय कम मिला है या ज्यादा मिला है। बहुत समय है तुम्हारे पास, जान लगाओ, जान लगाओ, ताकत लगाओ, पूरी क्षमता के साथ पढ़ाई करते जाओ, सेल्फ स्टडी करो, खूब अच्छे से प्लान बनाओ। एक बात भी, यदि आप लोग कुछ भी मानते हो कि नहीं यार ये हमारे सर हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं, ये हम इनकी बात मानते हैं, तो बस मैं इतना ही कहूँगा, एक बार भी निगेटिव मत सोचना कि तुमसे नहीं होगा। तुम यही मान के चलोगे तुम ही आईआईटी निकालोगे, और पूरी ताकत से 4 महीने लगे रहो, मेंस 1 भी और मेंस 2 भी, और ये सोच के चलना कि 2 होता ही नहीं है, सिर्फ 1 होता है, मेंस 2 होता ही नहीं है, 1 होता है। इस सोच के साथ तैयारी करो, देखना सही तैयारी होगी, रिजल्ट भी आएगा। बस इतना ही कहना है। अपना ध्यान रखिएगा मेरे फ्यूचर इंजीनियर, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।